कमर दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम कमर दर्द की वजूहात को बेसिकली दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। जहाँ तक एज की बात है तो आजकल की सोसाइटी में तकरीबन हर उम्र के अफराद को कमर दर्द का सामना है। हमारी सोसाइटी में आजकल ख़वातीन को बहुत ज़्यादा कमर दर्द का सामना है। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही फैक्टर है प्रेगनेंसी का। इस चीज़ की बहुत कम अवेयरनेस है कि जैसे ही कमर का दर्द होता है तो अक्सर लोग जो है वो सर्जरी की तरफ जो है कंसल्ट करते हैं। जब आप फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उसके पास भी डिफरेंट किस्म के मैनुअल टेक्निक्स हैं, मैनुअल स्किल्स हैं, मैनुअल टेस्ट हैं, असेसमेंट है, जिसके ज़रिए पेशेंट्स को डायग्नोज किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार अवान और आज हमारे साथ होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर सर डॉक्टर आरिफ अली राना। सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में और इसके अलावा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं अकरम मेडिकल कम्प्लेक्स में। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 80% आबादी कमर दर्द का शिकार होती है। तमाम उम्र के अफराद उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में कमर दर्द का सामना करते हैं। कमर दर्द की क्या वजूहात हैं, कमर दर्द किन अफराद में ज़्यादा होती है, कमर दर्द से किस तरह से बचा जा सकता है, कमर दर्द के इलाज के लिए फ़िज़ियोथेरेपी कब करवानी चाहिए, मेडिसिन्स कितना अरसा इस्तेमाल करनी चाहिए और ऐसी कौन सी कंडीशन हैं जिसमें सर्जरी करवाई जाती है, आज हम ये सारी बातें जानेंगे। सर आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि कमर दर्द की क्या क्या वजूहात हैं, कमर दर्द को हम किस तरह से मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कमर दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम कमर दर्द की वजूहात को बेसिकली दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। उसमें एक को मैकेनिकल और दूसरी को नॉन मैकेनिकल लो बैक पेन कहा जाता है। कोई भी डिज़ीज़ हो सकती है, कोई भी इंजरी हो सकती है, कोई भी एज रिलेटेड इशू हो सकता है। जहाँ तक एज की बात है तो आजकल की सोसाइटी में तकरीबन हर उम्र के अफराद को कमर दर्द का सामना है। अगर आप बच्चों की बात करें तो आजकल हमारे पास बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हैवी बैग्स उठाते हैं, तो उन्हें भी कमर दर्द का सामना है। इसके अलावा जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं ऑफिसेज़ में, वो बहुत ज़्यादा कमर दर्द का शिकार हैं। ओल्ड एज में जो कमर दर्द है उसकी जो ज़्यादातर वजूहात हैं वो जो हैं ओस्टियोपोरोटिक चेंजेस हैं, ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोआर्थराइटिस या कोई भी पैथोलॉजी है उसकी वजह से होती है। लेकिन जो यंग एज है या चाइल्डहुड है उसकी जो मेन रीज़न है वो पोस्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या बैड पोस्चर है जो कमर दर्द का बायस बनता है। हमारी सोसाइटी में आजकल ख़वातीन को बहुत ज़्यादा कमर दर्द का सामना है। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही फैक्टर है प्रेगनेंसी का, कि पोस्ट प्रेगनेंसी जो है वो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में उसकी जो एजुकेशन है वो नहीं है, जिसकी वजह से फ़ीमेल्स को वक्तन फ़वक्तन जो है बैक एक और यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस का सामना करना पड़ता है। तो इसके अलावा मेल्स में जो मेजर कॉजेज़ हैं वो ऑफिसेज़ या बैड पोस्चर्स हैं, और फीमेल में जो हैं वो ज़्यादातर प्रेगनेंसी रिलेटेड हैं या घर के अंदर जो है वो बैड पोस्चर है, जिसकी वजह से बैक पेन बहुत कॉमन हो चुकी है। सोसाइटी में इस चीज़ की बहुत कम अवेयरनेस है कि जैसे ही कमर का दर्द होता है तो अक्सर लोग जो है वो सर्जरी की तरफ जो है कंसल्ट करते हैं। तो जहाँ तक मेडिकल स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल की बात है तो हम कोई भी ट्रीटमेंट हो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और दूसरी को सर्जिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है, जिसमें मेडिकेशन और फिज़ियोथेरेपी शामिल है। तो अगर पेशेंट मेडिकेशन और फिज़ियोथेरेपी से मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म की पैथोलॉजी, इस किस्म की इंजरी है जो मेडिकेशन और फिज़ियोथेरेपी से रिकवर नहीं होती, तो देन आप जो है वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। लेकिन सर्जरी के बाद फिर आपको दोबारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ आना पड़ता है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं। अगर आप सर्जरी की बात करें तो उसमें MRI, एक्सरेज वगैरह टूल हैं। जब आप फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उसके पास भी डिफरेंट किस्म के मैनुअल टेक्निक्स हैं, मैनुअल स्किल्स हैं, मैनुअल टेस्ट हैं, असेसमेंट है, जिसके ज़रिए पेशेंट्स को डायग्नोज किया जा सकता है। तो फिज़ियोथेरेपी के टूल जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है वो फिज़ियोथेरेपिस्ट के हैंड है। अगर वो स्किल्ड है, उसे अपनी फील्ड में, अपने प्रोफेशन में स्किल हासिल है, तो वो बड़ी ईज़िली जो है बग़ैर किसी MRI और एक्सरे के पेशेंट को असेस कर सकता है और उसका बेहतर डायग्नोसिस बना सकता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम पेशेंट का डायग्नोसिस बनाते हैं
اور پیشنٹ کا ڈائگنوسس بننے کے بعد ہم اس کی چیک کرتے ہیں کہ جو ڈیزیز ہے اس کی انٹینسٹی کیا ہے. اگر پیشنٹ بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ ہے، پین کے ساتھ ہے، تو سب سے پہلے ہم نے پین کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم میڈیکیشن کا بھی سہارا لے سکتے ہیں. اس کے لیے فزیو تھراپی میں موڈیلٹیز موجود ہیں، ہم وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر پیشنٹ جو ہے پین اس کی بیئریبل ہے، جسٹ مسل اسپیزم ہے، اور جو انٹینسٹی ہے پین کی یا ڈیزیز کی وہ کم ہے، تو ہم بغیر میڈیکیشن کے بھی اپنا جو ہے ریکوائرڈ جو فنکشن ہے وہ گین کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں میڈیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. تو میڈیکیشن اور فزیو تھراپی یہ سائیڈ بائی سائیڈ اپنا رول پلے کرتی ہیں کسی بھی ڈیزیز کو مینیج کرنے میں. میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ سٹینڈرڈ جو پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کریں. سب سے پہلے آپ جو ہے فزیو تھراپسٹ سے کنسلٹ کریں، اس کے بعد آپ میڈیکیشن کی طرف جائیں، اور خدا نخواستہ اگر آپ کا ایشو ریزالو نہیں ہو رہا تو تب آپ جو ہے نا سرجن کے ساتھ کنسلٹ کریں. اس کے علاوہ جہاں تک فٹنس کی بات ہے تو بالکل آپ فزیو تھراپسٹ کے پاس اپنی جنرل فٹنس کے لیے آ سکتے ہیں، کیونکہ فزیو تھراپسٹ آپ کو گائیڈ کرے گا، کہ آپ کو اسیس کرے گا کہ آپ کی باڈی کے کون کون سے مسلز ہیں جو ویک ہیں، جنہیں اسٹرینتھننگ کی ضرورت ہے، اور اسٹرینتھننگ کا جو لیول ہے کنڈیشننگ کا وہ کس لیول پہ جا کے ہم نے اس کی کرنی ہے. تو آپ اپنی جنرل فٹنس کے لیے بھی فزیو تھراپسٹ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں.